हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम थर्ड चैप्टर जो है आपका मतलब कि 6 चैप्टर जो लेवल टेस्ट में आएगा उसका हम रिवीजन कर लेते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे, इस चैप्टर को आपको टेस्ट देने से पहले पूरा पढ़ना है। तीनों चैप्टर को आपको अच्छे ध्यान से पढ़ना है, जितनी मीनिंग आई है वो भी पढ़ना है और जीवन परिचय है उसको भी पढ़ना है। उसके बाद आप आओ करें 1 2 3 या मेरी बारी और व्याकरण तैयार करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम आज देखते हैं बनारसीदास चतुर्वेदी जी का जीवन परिचय। पंडित बनारसीदास चतुर्वेदी प्रसिद्ध हिंदी लेखक और पत्रकार थे। वे राज्यसभा के सांसद भी रहे। वे कलकत्ता से प्रकाशित विशाल भारत नामक हिंदी मासिक पत्रिका के संपादक थे। उन्हें साक्षात्कार विधा को साहित्य में पल्लवित पुष्पित करने का श्रेय दिया जाता है। जैसे अपन क्वेश्चन आएगा इसमें, पंडित बनारसीदास चतुर्वेदी जी क्या थे? लेखक और पत्रकार। फिर राज्यसभा के सांसद भी थे, ये याद रखना पड़ेगा, है ना। फिर कलकत्ता से प्रकाशित विशाल भारत नामक हिंदी मासिक पत्रिका के संपादक रहे। उन्हें साक्षात्कार यानी इंटरव्यू विधा को साहित्य में पल्लवित पुष्पित करने का श्रेय दिया जाता है। उनका जन्म 24 दिसंबर 1892 को उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में हुआ था। इंटर करने के उपरांत वे विश्वविद्यालय में शिक्षक बन गए, यानी कि मैट्रिक के बाद, है ना। फिर शिक्षक की नौकरी छोड़कर वे साहित्य सेवा में लग गए। उन्होंने आर्यमित्र और नवजीवन का भी संपादन किया। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, आर्यमित्र और नवजीवन का संपादन करने वाले लेखक का नाम, है ना। उल्टा और सीधा दोनों प्रश्न आ सकते हैं। फिर वे महात्मा गांधी के संपर्क में आए और देश सेवा में लग गए। उन्हें वर्ष 1973 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उनकी मुख्य रचनाओं में साहित्य जीवन, सत्यनारायण कविरत्न, प्रवासी भारतवासी, फिजी में भारतीय, हमारे आराध्य, सेतुबंध आदि शामिल है। 2 मई 1985 को उनका देहावसान हो गया, मतलब मृत्यु हो गई। ठीक है, तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन, चाहे उनकी जन्म से संबंधित हो, मृत्यु से संबंधित हो, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप उसकी तैयारी अच्छे से करेंगे। अब हम देखेंगे, आओ करेंगे। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद से मिलने लेखक कहाँ गया? काशी में, है ना। अब हम देखेंगे कि एक चीज और हम बता दे रहे हैं आपको कि क्वेश्चन पेपर जो है ऑब्जेक्टिव या आओ करे से लगभग नहीं आ रहे हैं, पेपर वहीं से आ रहा है, इसलिए ग्रामर के व्याकरण के जो क्वेश्चन है वो ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग उसे भी ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, अब इसको हम एकदम थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। प्रेमचंद ने किस विधा पर हाथ नहीं जमाया? कविता पर। ठीक है, प्रेमचंद जी कविता नहीं करते थे। लेखक के अनुसार प्रेमचंद में किस फूर्ति का अभाव? शारीरिक। ठीक है, शारीरिक फूर्ति का अभाव है। प्रेमचंद किस लेखक को, यानी कि अभाव मतलब कि नहीं, शरीर की फूर्ति नहीं चलाते हुए, बैठे हैं तो बैठे रहते, बहुत देर तक अपना काम करते रहते हैं, मानसिक वाला। ठीक है, प्रेमचंद किस लेखक को सर्वश्रेष्ठ मानते थे? टॉलस्टॉय को। ठीक है, 2-3 लेखकों के बारे में बताया, उसमें सबसे ज्यादा किसको सर्वश्रेष्ठ माने उन्होंने? टॉलस्टॉय को। प्रेमचंद को किस नाम से नहीं जाना जाता? खलीफा राय श्रीवास्तव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि प्रेमचंद जी को अपनी डिक्टेटरी श्रीमती शिवरानी देवी का डर न हो तो वे 24 घंटे यह निष्काम कर सकते थे, है ना। डिक्टेटर कहा गया उनकी पत्नी को, क्योंकि वो मतलब टोकती रहती है पत्नी लोग, है ना। प्रेमचंद जी स्वर्गीय कविवर शंकर जी की तरह प्रवास भीरु हैं। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ की दृष्टिदान नामक कहानी भी अच्छी है, ये संसार की अच्छी से अच्छी कहानियों से टक्कर ले सकती है। अगला क्वेश्चन है, उनका एक निष्कपट आडंबर सुनिश्चित गृहस्थ का खालिस्तान है, घर है। वे एक संवेदनशील लेखक, सचेत नागरिक, कुशल वक्ता तथा खालिस्तान थे संपादक थे। ठीक है, अब हम आओ करें 3 में देखते हैं। 8 वर्ष बाद मिलने पर लेखक ने प्रेमचंद में क्या परिवर्तन पाया? 61 नंबर के पेज में आंसर मिलेगा। लखनऊ के 8 वर्ष, ये देखिए पेज नंबर 61 में, लखनऊ के 8 वर्ष पुराने प्रेमचंद जी और काशी के प्रेमचंद जी की रूपरेखा में विशेष अंतर नहीं पड़ा। हाँ, मूंछों के बाल 53% सफेद हो गए, यानी कि 53%। उम्र भी करीब करीब इतनी ही है। उसके बाद देखेंगे हम अगला क्वेश्चन, लेखक के अनुसार प्रेमचंद की शक्ति और निर्बलता का मूल स्रोत किसमें छिपा है? ये 62 नंबर का, हाँ ये देखिए दूसरे नंबर का जो पेज है वहां पर, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पैराग्राफ है ना। प्रेमचंद जी ग्रामों में जमकर बैठ गए और उन्होंने अपने मस्तिष्क के सुपर फाइन कैमरे से वहां के चित्रित विचित्र जीवन का फिल्म ले लिया। सुना है इटली का एक, ये आओ पर 3 का था, है ना। हाँ, ये चित्र विचित्र जीवन का
लिया है। सुना है इटली की एक लेखिका ग्रेजिया दलिता ने अपने देश के एक प्रांत विशेष के निवासियों की मनोवृत्ति का एक ऐसा बढ़िया अध्ययन किया और उसे अपनी पुस्तक में इतनी खूबी के साथ चित्रित कर दिया कि उन्हें नोबेल पुरस्कार मिल गया। प्रेमचंद जी का युक्त प्रांतीय ग्राम्य जीवन का अध्ययन अत्यंत गंभीर है और ग्रामवासियों के मनोभावों का विश्लेषण इतने ऊंचे दर्जे का है कि इस विषय में अन्य भाषाओं के अच्छे से अच्छे लेखक उनसे ईर्ष्या कर सकते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। नए लेखकों के बारे में प्रेमचंद जी से पूछने पर उन्होंने क्या उत्तर दिया। 63 नंबर का पेज इसमें देखेंगे। जेनरल तो है ही, उनके विषय में पूछना ही क्या। इधर श्री वीरेश्वर सिंह ने कई अच्छी कहानियां लिखी, बहुत ऊंचे दर्जे की कला तो उनमें अभी विकसित नहीं हो पाई, तब भी अच्छा लिख लेते हैं। बाज कहानियां तो बहुत अच्छी है। हिंदू विश्वविद्यालय के ललित किशोर सिंह भी अच्छा लिखते हैं। श्री जनार्दन झा द्विज में भी प्रतिभा। ठीक, उसके बाद टैगोर की कहानी काबुली वाला के बारे में पूछने पर प्रेमचंद जी की क्या प्रतिक्रिया हुई। 63 नंबर का पेज इसमें देखिए। प्रेमचंद जी ने कहा निसंदेह वह अति उत्तम है, उसकी अपील यूनिवर्सल है, पर भारतीय स्त्री का भाव जैसे उत्तम ढंग से दृष्टिदान में दिखाया गया वैसा अन्यत्र शायद ही कहीं मिले। उपासना की कोई कहानी बहुत अच्छी है ना। उसके बाद अगला है लेखक को प्रेमचंद से बात करते हुए कब धक्का लगा। 63 नंबर का पेज इसमें देखेंगे। प्रेमचंद जी टालस्टॉय के उतने ही बड़े भक्त हैं जितना मैं तुर्गेनेव का। उन्होंने सिफारिश की कि टालस्टॉय के अन्य कैरेलिना और वार एंड पीस शीर्षक की कहानियां जरूर पढ़ो, पर प्रेमचंद जी की एक बात से मेरे हृदय को एक बड़ा धक्का लगा जब उन्होंने कहा कि टालस्टॉय के मुकाबले तुर्गेनेव बहुत क्षुद्र है। ठीक है, अब उसके बाद हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। हाँ, यदि आप लेखक की जगह होते तो मुंशी प्रेमचंद जी से क्या प्रश्न पूछे, ये आपको अपने से करना, दोनों प्रश्न। उसके बाद अलंकार देखिए, हमने आपको इस बार अच्छे से समझा दिए थे कि काव्य में जिन शब्दों के द्वारा शोभा बढ़ाई जाती है उसे क्या कहते हैं, अलंकार। यहाँ पर अलंकार की परिभाषा लिखी। अलम और कार शब्दों से मिलकर बना। अलंकार था आभूषण तथा गहना और कार का अर्थ है धारण करना। ठीक है, अब अलंकार के कितने प्रकार, 2। शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार के कितने प्रकार, 3 है ना। शब्दालंकार में शब्दों के द्वारा शोभा बढ़ाई जाती है, अर्थालंकार में अर्थों के द्वारा। शब्दालंकार के 3 प्रकार, अनुप्रास, यमक और श्लेष है ना। और अर्थालंकार के 3 ही है लेकिन इसमें 5 बताया गया है, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। ठीक है, अनुप्रास अलंकार एक ही वर्ण की आवृत्ति, यमक अलंकार में एक ही शब्द 2 बार और दोनों का अर्थ अलग, श्लेष अलंकार में एक ही शब्द का प्रयोग अनेक बार और सभी अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग होता है। ठीक है, फिर उपमालंकार 2 भिन्न भिन्न व्यक्तियों वस्तुओं में समान गुणों के कारण तुलना की जाती है, वहां उपमालंकार। रूपक, उपमेय में उपमान का आरोप किया जाता है, रूपक कहलाता है। उत्प्रेक्षा में क्या बोला गया है, मानो, मनु, जन्म, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि यहाँ पर संभावना व्यक्त होती है। अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है, किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है। और मानविक अलंकार में क्या होता है, किसी चीज को माना जाता है। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि जो उपमा अलंकार है उसके 2 मतलब 4 अंग है। उपमेय जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे तुलना की जाए, वह साधारण धर्म वह गुण जिसके कारण तुलना की जाए, और वाचक शब्द वह शब्द जिसके कारण तुलना की जाए, है ना। इस प्रकार से आपको तैयारी करना है इसकी। उसके बाद हम देखेंगे इसके प्रश्न अलंकार से संबंधित। जैसे अलंकार का क्या अर्थ है आप जान गए, कितने प्रकार है ये भी जान गए, यमक अलंकार भी बता दिए आपको, उत्प्रेक्षा भी बता दिए, मानवीकरण बता दिए, उपमा रूपक में अंतर, दोनों की परिभाषाएं लिख सकते हैं आप इसमें। उपमा में उपमा की परिभाषा और उदाहरण, रूपक में रूपक की परिभाषा उदाहरण। अतिशयोक्ति अलंकार का भी बता दिए है ना, उदाहरण आपको अपने से याद करना है। फिर अब यहाँ पर क्वेश्चन आए हैं, आओ करिछी मुख चंद्रमा सा सुंदर है, तो कौन सा अलंकार होगा, उपमा। ठीक है, उसके बाद नील गगन सा शांत, उपमा। शशि मुख, रूपक। सिर फट गया, उत्प्रेक्षा। उसकी चीख, अतिशयोक्ति। धनुष उठाया, अतिशयोक्ति। फूल हंसे, मानवीकरण। युग युग, अनुप्रास। 3 बेर, यमक अलंकार, है ना। फिर ये बताया गया भाषा। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भाव और विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा कितने प्रकार की होती है, 2, मौखिक और लिखित। जो बोलकर प्रकट की जाती है उसे मौखिक, और जो और सुनकर, है ना, और लिखित में लिखकर। तो जैसे वार्तालाप, काव्य पाठ, इस प्रकार के प्रश्न दे सकता है इसमें। जैसे वार्तालाप बोला, किस भाषा के अंतर्गत आता है, काव्य भाषा किसके अंतर्गत, तो हमको बताना पड़ेगा मौखिक। लिखित में समाचार पत्र, पत्रिकाएं, ये सब लिखित भाषा। मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या 22, कौन कौन सी है ये याद करेंगे आप।
बोली क्या हो सकती है, जो भाषाएं क्षेत्र विशेष में अधिक प्रचलित होती है लेकिन संविधान द्वारा उनको मान्यता प्राप्त नहीं होती, तो वो क्या कहलाती है, बोली कहलाती है। फिर यहाँ पर लिपि है ना, कौन सी भाषा की कौन सी लिपि, तो इसमें जो अलग है उसको अपने को तैयार करना, बाकी हमको मालूम हो जाएगी कि लगभग सभी भाषाओं की लिपि क्या है, देवनागरी है। बस बांग्ला की बांग्ला, उर्दू की फारसी, जर्मन की रोमन, और उसके बाद पंजाबी की गुरुमुखी, अंग्रेजी की रोमन और फ्रांसीसी की रोमन। फिर देवनागरी की विशेषताएं, जैसे देवनागरी लिपि विश्व की एकमात्र वैज्ञानिक लिपि है। इस लिपि के अंतर्गत एक ध्वनि एक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसके लेखन और मुद्रण में एकरूपता होती है, यह बाएं से दाएं लिखी जाती है। फिर उसके बाद व्याकरण क्या होता है, तो शुद्ध पढ़ना लिखना वह शास्त्र है व्याकरण जो भाषा को शुद्ध पढ़ना लिखना बोलना सिखाता है, व्याकरण कहलाता है। और व्याकरण की क्या विशेषता है, व्याकरण भाषा के नियम बताता है, यह वाक्यों में शब्दों के शुद्ध प्रयोग का ज्ञान कराता है। व्याकरण वर्ण शब्द और वाक्यों के प्रयोग के नियम अवगत करता है। व्याकरण के 3 अंग है, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे हम भाषा की किसके आदान प्रदान, भाषा किसके आदान प्रदान का माध्यम है, भाव और विचार। भाषा के मुख्य कितने रूप हैं, 2, मौखिक और लिखित। कौन सा लिखित भाषा का उदाहरण नहीं है, रेडियो प्रसारण। इनमें कौन सा मौखिक भाषा का उदाहरण नहीं है, तो पत्र, है ना। मनुष्य ने सबसे पहले क्या सीखा, बोलना, है ना। ध्वनियों को लिखने की विधि को क्या कहा जाता है, लिपि। किस भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है, उर्दू। किस भाषा की लिपि रोमन नहीं है, कोंकणी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है, गुरुमुखी। किस भाषा को वैज्ञानिक भाषा कहा जाता है, देवनागरी। व्याकरण के कितने अंग है, 3। व्याकरण में क्या हमें क्या नहीं सिखलाता, शुद्ध अशुद्ध नाचना। इनमें कौन सा व्याकरण का अंग नहीं है, कथा विचार। व्याकरण किसका नियम है, बताता है भाषा। व्याकरण को क्या माना जाता है, एक शास्त्र। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम बोडो देवनागरी से, बांग्ला से, पंजाबी गुरुमुखी से, उर्दू फारसी से, अंग्रेजी रोमन से, संस्कृत देवनागरी से, फ्रांसीसी देवनागरी से, मराठी देवनागरी से। ठीक है, अब ये मान्यता प्राप्त भाषा और बोलियां, तो असमिया, बंगला, गुजराती, बोडो, डोगरी ये सब मान्यता प्राप्त भाषा। और बोलियां में भोजपुरी, कन्नौजी, मगही, बुंदेली, बघेली। ठीक है, ये हो गया। अब प्रतिवेदन है, उसको आप लोग थोड़ा सा ऐसा पढ़ लेंगे अपने से, है ना। तो ये आपका यहाँ पर समाप्त हो गया है। यहाँ देखिए सेकंड बुक में 16 नंबर का पेज निकालेंगे। मेरी बारी 1 में जली जो उपमा अलंकार, एक बाग रूपक अलंकार, हंस पढ़ते मानवीकरण, कहती हूँ यूं अतरा उत्प्रेक्षा अलंकार, संध्या के समय सागर सागर, इसमें ये पूरा जो उदाहरण है इसमें अनुप्रास भी है, कहीं यमक है, उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, फिर भावों विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को भाषा। समाचार पत्र किस प्रकार का उदाहरण, लिखित। इनमें से कौन सा लिखित भाषा का उदाहरण है, पत्र। किस भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है, पंजाबी। उर्दू भाषा की लिपि कौन सी, फारसी, है ना। फिर मेरी बारी 3 में देखिए, हमें शुद्ध लिखने बोलने का ज्ञान कौन प्राप्त करता है, व्याकरण। भाषा के अल्प विकसित रूप को बोली। कौन सा विचार व्याकरण से संबंधित नहीं है, बोली से। ठीक है, फिर इनमें से कौन सी बोली नहीं है, संस्कृत। इनमें से कौन सी भारत की मान्यता प्राप्त भाषा नहीं है, गढ़वाली। जर्मन रोमन, पंजाबी गुरुमुखी, नेपाली देवनागरी, उर्दू फारसी, बंगला बंगाल। भाषा के कितने रूप हैं, 2। मौखिक लिखित। भाषा के कितने अंग हैं, 2। कौन कौन से, 2 रूप अंग उसमें देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए ध्वनियों का लिखने का ढंग, लिपि। रोमन सबसे वैज्ञानिक लिपि है, तो इसको सही करके लिखना है। हाँ, भाषा के 2 रूप हैं, अंग नहीं, 2 रूप है ना, इसको शुद्ध करके लिखना है। फिर देवनागरी सबसे वैज्ञानिक लिपि है। बोली संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त होती है, तो इसको सुधार के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बोली संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं होती। ठीक है, अब ये गद्यांश को आप अपने से पढ़ लीजिएगा और अच्छे से तैयारी करके पेपर दे दीजिएगा। तो आपको लेवल टेस्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों, रिवीजन क्लास समाप्त कर रहे हैं।